सुंदर नैशविले, टेनेसी में एक गहरी धार्मिक परंपराओं वाले परिवार में एक प्रतिभाशाली युवा महिला एंजेलिया का पालन पोषण हुआ। प्रकृति ने उसे एक अद्भुत आवाज और तेज दिमाग से नवाजा। उसकी महत्वाकांक्षा ने फल दिया। उसने फार्मेसी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। एंजेलिया का पेशेवर करियर सफलतापूर्वक विकसित हुआ। अपनी मेहनत के कारण वह अपना खुद का घर खरीद सकी और एक आरामदायक जीवन का आनंद ले सकी। भाग्य ने उसे 2001 में चौंका दिया। उसकी मुलाकात स्कूल के दिनों के एक पुराने परिचित से हुई। यह व्यक्ति एरॉन सोलोमन था, एक करिश्माई खेल प्रस्तोता। उसके व्यक्तित्व ने एंजेलिया पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी मुलाकातें नियमित हो गईं और जल्द ही एंजेलिया को अपनी गर्भावस्था का पता चला। 2002 में उनका बेटा ग्रांट पैदा हुआ। एरॉन ने उसे प्रस्ताव दिया, लेकिन एंजेलिया ने हिचकिचाहट दिखाई। उस समय उनका रिश्ता द्विधा में था। उसने गंभीरता से बच्चे को अकेले पालने के बारे में सोचा। एंजेलिया के रिश्तेदारों ने, जो कड़े धार्मिक विचार रखते थे, उसे एक पारंपरिक परिवार बनाने की सलाह दी। लंबे विचार विमर्श के बाद उसने एरॉन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शुरुआत में पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण था। पति पत्नी और बेटे की देखभाल करता था। 4 साल बाद अक्टूबर 2006 में परिवार बढ़ा। छोटी ग्रेसी का जन्म हुआ। ग्रांट, जो तब 4 साल का था, ने ईमानदारी से बड़े भाई की भूमिका निभाई। वह हमेशा अपनी बहन के साथ रहता था और मां को उसकी देखभाल में मदद करता था। इस उम्र में लड़का बेसबॉल से भी प्रभावित हुआ। स्कूल टीम में शानदार सफलता हासिल की और सबसे प्रमुख छात्रों में से एक बन गया। हालांकि बेटी के जन्म के बाद पारिवारिक माहौल बदल गया। एरॉन ने अत्यधिक प्रभुत्व दिखाना शुरू किया और अपनी पत्नी और बच्चों के जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश की। उसका व्यवहार तेजी से अप्रिय होता गया। उसने उनके प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने की अनुमति दी। टीवी प्रस्तोता के रूप में अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए वह अपने परिवार की भावनाओं की परवाह किए बिना नए परिचयों में शामिल हो गया। मार्टिन्स परिवार की कहानी 2013 में उजागर होनी शुरू हुई, जब ग्रेसी ने अपनी मां को स्नान के दौरान अपने पिता के व्यवहार के बारे में परेशान करने वाले विवरण बताए। यह पता चला कि एरॉन अपनी बेटी के स्नान गतिविधियों के दौरान मौजूद रहने और इन क्षणों को रिकॉर्ड करने पर जोर देता था। एंजेलिया ने तुरंत ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी। पति ने अपने व्यवहार को स्वीकार किया, लेकिन जोड़ तोड़ का सहारा लिया और जोर दिया कि अगर यह सार्वजनिक हो जाता है तो वह बच्चों को ले जाएगा। चर्च समुदाय के प्रभावशाली सदस्य के रूप में उसने सभी परिवार के सदस्यों से बिना शर्त आज्ञाकारिता की मांग की। एंजेलिया को यह राज रखना पड़ा। बाद में उसे अपने पति के विभिन्न युवा महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार के बारे में पता चला। 2014 में किशोरों में उसकी अनुचित रुचि के बारे में तथ्य सामने आए। उसके फोन पर नाबालिगों की अनुचित रिकॉर्डिंग पाई गई। स्थिति की गंभीरता के बावजूद परिणाम न्यूनतम थे। उसे केवल अपनी पिछली नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। कुछ समय बाद उसे एक बड़े बैंक में वित्तीय सलाहकार के रूप में नौकरी मिल गई। पति पत्नी का रिश्ता तेजी से तनावपूर्ण होता गया और एंजेलिया ने तलाक की मांग करनी शुरू कर दी, लेकिन कट्टर अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। एरॉन की पहल पर जोड़े ने एक परिवार थेरेपिस्ट से मिलना शुरू किया। सत्रों में एंजेलिया के गहरे मानसिक घाव सामने आए। माता पिता के दबाव और थोपे गए धर्म के साथ एक कठिन बचपन, उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी जो नार्सिसिस्टिक लक्षण और निर्भर व्यवहार दिखाता था। हालांकि इस थेरेपी से वांछित परिणाम नहीं मिले। एंजेलिया ने स्वतंत्र रूप से दूसरे थेरेपिस्ट से मिलने का फैसला किया। उसने अपनी भावनाएं साझा की, स्वतंत्रता के लिए रास्ते की योजना बनाई, अपने फोन पर नोट्स बनाए और थेरेपिस्ट के साथ ईमेल के माध्यम से संवाद किया। बाद में पता चला कि एरॉन उसकी सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। वह सत्रों को सुन रहा था, उसका फोन और ईमेल जांच रहा था। जब एंजेलिया ने समर्थन के लिए अपने माता पिता से संपर्क किया तो वे अपने दामाद के पक्ष में खड़े हो गए और मानते थे कि एक महिला को हर हाल में परिवार को एक साथ रखना चाहिए। बिना समर्थन के एंजेलिया एक कठिन स्थिति में थी।
एरॉन का व्यवहार अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति तेजी से अस्वीकार्य होता गया। सुरक्षा पाने की कोशिश में एंजेलिया और बच्चे एक साथ रहने लगे और रात में एक कमरे में खुद को बंद कर लेते थे। एक दिन बाथरूम में एक गंभीर घटना हुई जब एरॉन ने एंजेलिया के साथ आक्रामक व्यवहार किया और एक बिजली का तार इस्तेमाल किया। एक नाजुक क्षण में उसका 11 वर्षीय बेटा ग्रांट अपनी मां की मदद के लिए आया और अपने पिता के हाथ पकड़ ली। घटना के बाद एरॉन ने खुद आपातकालीन सेवाओं को बुलाया और अपनी पत्नी के कथित चिंताजनक व्यवहार के बारे में झूठी जानकारी दी। एंजेलिया को उसके अच्छी स्थिति में होने के आश्वासन के बावजूद जांच के लिए एक विशेष चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया। विशेषज्ञों ने जल्द ही उसकी स्वस्थ स्थिति की पुष्टि की। उसके मनोचिकित्सक ने स्थिति को स्पष्ट किया और कठिन पारिवारिक स्थिति के सबूत प्रस्तुत किए। 11 मई 2013 को एंजेलिया को छुट्टी दे दी गई, सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करने की सिफारिश के साथ। चिकित्सा रिपोर्ट ने पुष्टि की महिला को कोई अवसाद या अन्य भावनात्मक समस्याएं नहीं थीं, लेकिन एक कठिन घरेलू स्थिति पाई गई। छुट्टी के बाद एंजेलिया ने दृढ़ता से सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करने और तलाक दायर करने का फैसला किया। जब वह घर लौटी तो उसे एक खाली घर मिला। एरॉन से संपर्क करने के सभी प्रयास असफल रहे। दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने उसके कॉल को अनदेखा कर दिया क्योंकि वे उसे अस्वस्थ मानते थे। अगले दिन मदर्स डे पर बच्चों की प्रत्याशित वापसी के बजाय कानून के रक्षक आए। एरॉन ने फिर से एंजेलिया की स्थिति के बारे में झूठी जानकारी के साथ आपातकालीन सेवाओं से संपर्क किया। आने वाले अधिकारियों ने उसकी भलाई की पुष्टि की और चले गए। बाद में एंजेलिया को एक सुरक्षा आदेश मिला, लेकिन बच्चों का ठिकाना अज्ञात रहा। जांचकर्ताओं ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया क्योंकि बच्चे अपने पिता के साथ थे, जिसके पास इसका कानूनी अधिकार था। जल्द ही पता चला कि एरॉन ने उसके खतरनाक व्यवहार का दावा करते हुए तलाक के कागजात दाखिल करने और सुरक्षा आदेश प्राप्त करने में उससे पहले कर दिया था। न्यायालय की कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों के माता पिता एंजेलिया के खिलाफ खड़े हो गए। परिणाम स्वरूप पिता को बच्चों की पूर्ण हिरासत मिल गई और मां को भरण पोषण का भुगतान करना पड़ा। बच्चों की राय पर विचार नहीं किया गया। विशेष सुविधा में एंजेलिया के प्रवास का तथ्य न्यायाधीश के लिए उसके हिरासत के दावों को खारिज करने में निर्णायक था। सभी प्रयासों के बावजूद बच्चे पिता के साथ रहे। एंजेलिया ने हिरासत फिर से प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से प्रयास किया और साबित किया कि बच्चों को एरॉन की अभिभावकता की नहीं बल्कि उसकी देखभाल की जरूरत थी। हिरासत के मुद्दे पर एक नई अदालती सुनवाई हुई। एरॉन ने अनुभवी वकीलों की एक टीम को नियुक्त किया जो उसकी धनी चाची की अप्रत्याशित विरासत के कारण संभव हुआ। सुनवाई में एंजेलिया के रिश्तेदारों ने फिर से उसके खिलाफ बोला और उसकी भावनात्मक अस्थिरता की ओर इशारा किया। हालांकि इस बार उसे क्लिनिक के पेशेवरों का समर्थन मिला जहां उसका इलाज किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला की स्थिति एरॉन के साथ जटिल संबंध का परिणाम थी। उनके बयानों के अनुसार उसकी चोटों का कारण पहले के दावों से बिल्कुल अलग था, लेकिन न्यायाधीश ने इन बयानों को नजरअंदाज कर दिया और पूर्ण हिरासत पिता के पास रखी। एंजेलिया ने संघर्ष जारी रखा और प्रति सप्ताह 2 घंटे की मुलाकात का अधिकार प्राप्त किया। पहली मुलाकात में वह उनकी स्थिति से स्तब्ध रह गई। ग्रांट का वजन काफी कम हो गया था, साथ ही ग्रेसी के, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। पता चला कि पिता सख्त शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करता था, भोजन को सीमित करता था और किसी भी मिठाई पर प्रतिबंध लगाता था। एक घटना हुई जिसमें ग्रांट पिता से भागने के लिए चलती कार से कूद गया। बच्चों ने बताया कि उन्हें लगा कि उनकी मां गायब हो गई थी। एरॉन ने उन्हें यह बताया जब एंजेलिया क्लिनिक में थी और खतरे का हवाला देते हुए तत्काल स्थानांतरण पर जोर दिया। बच्चों ने उस पर विश्वास किया क्योंकि वे घटना के बाद अपनी मां की स्थिति को याद करते थे और असहाय महसूस करते थे। एंजेलिया ने हिरासत के लिए अपने प्रयास नहीं छोड़े। उसने एक पूर्ण चिकित्सा परीक्षण कराया जिसने उसके अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि की। 2014 में अदालत ने मुलाकात का समय साप्ताहिक 6 घंटे तक बढ़ा दिया, जबकि मुख्य हिरासत पिता के पास रही।
2015 की शुरुआत में एक परेशान करने वाला सत्य सामने आया। यह पता चला कि 9 वर्षीय ग्रेसी पिता द्वारा अनुचित व्यवहार का शिकार थी। भोजन के बाद वह अचानक सो जाती थी और पापा के कमरे में अस्पष्ट निशानों के साथ जागती थी। पिता ने दावा किया कि यह स्विम सूट की प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसे धोखा महसूस हुआ। एरॉन बच्चों की गंभीर बीमारियों में भी डॉक्टर के पास जाने से बचता था। ग्रेसी ने कड़ी सजा, सड़क पर डराने धमकाने और कम भोजन के बारे में बताया। एंजेलिया इन खुलासों से परेशान थी और आगामी सुनवाई में उनका उपयोग करने की तैयारी कर रही थी ताकि अपने बच्चों को अनुचित व्यवहार से बचा सके। अप्रैल 2015 में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एरॉन ने गुजारा भत्ता न चुकाने की शिकायत दर्ज की, जिसके बाद एंजेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने जवाबी आरोप लगाए और दावा किया कि उसका पूर्व पति पर्याप्त विरासत के बावजूद बच्चों के लिए निर्धारित धन को अपने और अपनी साथी महिलाओं पर गैर जिम्मेदारी से खर्च कर रहा था। सुनवाई के बाद महिला को रिहा कर दिया गया और उसने अपना भुगतान जारी रखा। आने वाले वर्षों में एंजेलिया ने अपने बच्चों की रक्षा करने का प्रयास नहीं छोड़ा। वह विभिन्न प्राधिकरणों से संपर्क करती रही, कानून प्रवर्तन एजेंसियों से लेकर चर्च स्कूल तक, और एरॉन के खतरनाक व्यवहार के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की। हालांकि उसके शब्दों को संदेह के साथ लिया गया और अतिशयोक्ति के रूप में खारिज कर दिया गया। स्थिति 2018 में तब बिगड़ गई जब ग्रांट और ग्रेसी ने अपने पिता का घर छोड़ने की कोशिश की। एरॉन ने तुरंत उनके गायब होने की सूचना दी। बच्चों को वापस लाया गया, जिसके बाद पिता ने कड़े अनुशासनात्मक उपाय लागू किए। जब एंजेलिया को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत हिरासत व्यवस्था को बदलने के लिए एक आपातकालीन सुनवाई का अनुरोध किया। 17 अगस्त 2018 को ग्रांट के बेसबॉल टूर्नामेंट के बाद कुछ अपरिवर्तनीय हुआ। जब लड़का प्रशिक्षण में रहा तब एरॉन और उसकी बेटी एक होटल गए। 12 वर्षीय ग्रेसी के अलग बिस्तरों के लिए अनुरोध के बावजूद पिता ने केवल एक बिस्तर वाला कमरा चुना। उस रात जो हुआ, उसने ग्रेसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगले दिन आपातकालीन सुनवाई के दौरान ग्रेसी ने बताया कि क्या हुआ था, लेकिन पिता के वकील ने जोर दिया कि यह केवल उसकी कल्पना थी, क्योंकि एक देखभाल करने वाला पिता ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। ग्रांट ने भी पिता की कड़ी अनुशासन पद्धतियों के बारे में बताया। भोजन पर प्रतिबंध, अंतहीन प्रशिक्षण सत्र और अपमान। बच्चों ने अपनी मां के साथ रहने की विनती की। हालांकि न्यायाधीश, जो एरॉन के साथ एक ही अनुग्रह चर्च में जाता था, ने उनके शब्दों की सच्चाई पर संदेह किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह एंजेलिया का अपने पूर्व पति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास था। इस बंद धार्मिक समुदाय में एरॉन की निर्दोष प्रतिष्ठा थी। वह सक्रिय रूप से चर्च के जीवन में भाग लेता था और समाज के प्रभावशाली सदस्यों के साथ संबंध रखता था। मां की याचिका खारिज कर दी गई और इससे भी अधिक, उसे 6 साल तक सिविल मुकदमे दायर करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि ग्रेसी अपने पिता के घर लौटना नहीं चाहती थी। पुलिस कार्रवाई की धमकियों ने उसे आज्ञाकारी बनने के लिए मजबूर किया। इसके बाद बच्चों ने हर जगह मदद की तलाश की। वे स्कूल कर्मचारियों और चर्च के मनोवैज्ञानिक से मिले और अपनी कठिन घरेलू स्थिति के बारे में बताया, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने, जिन्होंने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था, परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए चुप रहने की सलाह दी। जब बच्चों ने समझाने की कोशिश की कि वे घर क्यों नहीं लौटना चाहते थे, तो उन्होंने केवल कहा कि उन्होंने ये कहानियां पहले सुनी हैं और उन पर विश्वास नहीं करते। फिर उन्होंने उनके पिता से संपर्क किया। किसी ने बच्चों की कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि एंजेलिया उनके शब्दों के पीछे थी और कथित तौर पर उन्हें अपने पिता के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए मजबूर कर रही थी। अंततः बच्चे दबाव को और नहीं सह सके और मां के पास चले गए। पिता बच्चों के पास आया और उनसे घर लौटने का अनुरोध किया। ग्रांट और ग्रेसी ने मना कर दिया और उसने मां के साथ उनके अस्थायी निवास की सहमति दे दी। एक मनोवैज्ञानिक के साथ काम करने के बाद कुछ संचार नियम तय किए गए, जिनका पालन पिता ने शुरू कर दिया।
हालांकि हिरासत दस्तावेजों के अनुसार बच्चों को कभी कभी पिता के साथ रहना चाहिए था, वे ज्यादातर समय मां के साथ बिताते थे। इन समय में वे शांत महसूस करते थे, लेकिन पिता के साथ संबंध तनावपूर्ण होता गया और 20 जुलाई 2020 को अपने चरम पर पहुंच गया। उस दिन 18 वर्षीय ग्रांट प्रशिक्षण के लिए निकला। यात्रा में लगभग 1 घंटा लगा, क्योंकि मां का घर दूर था। जब वह खेल केंद्र के सामने पार्किंग में पहुंचा और कक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, तब एक अप्रत्याशित घटना हुई। पास में पिता था, जो भी प्रशिक्षण के लिए आया था। वही था जिसने आपातकालीन सेवाओं को बुलाया और अपने बेटे के लिए मदद मांगी, जिस तक वह नहीं पहुंच सकता था। एरॉन ने घटना की एक असामान्य कहानी सुनाई। उसके वर्णन के अनुसार उसका बेटा पिकअप से उतरा और खेल उपकरण लेने के लिए लॉर्ड बेड की ओर गया। कार की तरफ पीठ करके खड़ा होकर वह अपने फोन में व्यस्त था। अचानक पिकअप लुढ़क गई और युवक को टक्कर मार दी, उसे कुछ मीटर तक घसीटा। वाहन एक गहरी खाई में गिरा और फिर बाहर निकला। एरॉन के अनुसार वह संयोग से 3 अन्य लोगों के साथ पास में था और घटना का गवाह बना। आने वाले अधिकारियों ने ग्रांट को वाहन के सामने के हिस्से के नीचे पाया, हालांकि पहिए उसे नहीं छू रहे थे। बचाव कर्मियों ने युवक को मुक्त करने के लिए जैक का उपयोग किया। युवक होश में था, उसे आपातकालीन सहायता मिली और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ग्रांट की स्थिति गंभीर बनी रही और रास्ते में उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने विभिन्न चोटों का दस्तावेजीकरण किया, लेकिन कारण अचानक दिल का दौरा पड़ना था। जब एरॉन अस्पताल पहुंचा, उसने आगे की चिकित्सा जांच से इनकार करने पर हस्ताक्षर किए। जब एंजेलिया को घटना के बारे में पता चला, वह तुरंत क्लिनिक पहुंची। उसने जांच की मांग की, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। जांचकर्ताओं के साथ एक समान स्थिति उत्पन्न हुई। एंजेलिया की जांच के लिए लगातार प्रार्थनाओं के बावजूद उन्होंने इसे एक दुर्घटना माना। वह एरॉन के संस्करण की अविश्वसनीयता से आश्वस्त थी और कई विसंगतियों की ओर इशारा किया। विशेष रूप से छोटों की प्रकृति वर्णित स्थिति के अनुरूप नहीं थी। एरॉन के वर्णन के अनुसार ग्रांट ने प्रशिक्षण के लिए जाते समय पिकअप को लगभग 1 घंटे तक चलाया। हालांकि विवरण मेल नहीं खाते थे। कपड़ों पर गर्म वाहन के संपर्क का कोई निशान नहीं था। सड़क की सतह के संपर्क से कोई खरोंच नहीं थी। दुर्घटना स्थल पर कोई जैविक निशान नहीं मिले। जूते आश्चर्यजनक रूप से साफ रहे, जो एरॉन के संस्करण का खंडन करता था। जहां वाहन कथित तौर पर सड़क से उतरा, वहां की वनस्पति अछूती रही, यहां तक कि दबी भी नहीं थी। टायर के निशान दूसरी जगह मिले, फुटपाथ पर, जहां ग्रांट का चश्मा भी मिला। उल्लेखनीय है कि युवक अपनी खराब दृष्टि के कारण कभी भी अपना चश्मा नहीं उतारता था। उसकी सभी तस्वीरें इसकी पुष्टि करती हैं। सवाल उठता है, चश्मा फुटपाथ पर कैसे पहुंचा, अगर एरॉन के अनुसार सब कुछ पार्किंग में हुआ था? पिता ने दावा किया कि ग्रांट पीछे की ओर जा रही कार की तरफ पीठ करके खड़ा था। और भी विसंगतियां थीं। ग्रांट की वाहन के नीचे की स्थिति की व्याख्या कैसे की जाए? पीठ के बल, विपरीत दिशा में, 180 डिग्री का ऐसा घूमना अविश्वसनीय लगता है। ड्राइविंग मैन्यूवर भी संदिग्ध लगा। खाई में पीछे की ओर जाना और फिर बाहर निकलना। आसपास किसी ने घटना की कोई आवाज नहीं सुनी। सब कुछ पूर्ण सन्नाटे में हुआ, बिना किसी गवाह के। कोई वीडियो निगरानी नहीं थी। एरॉन द्वारा फोन पर उल्लिखित 3 व्यक्ति कभी नहीं दिखे। पिता का व्यवहार आश्चर्यजनक था। जैक मौजूद होने के बावजूद उसने अपने बेटे की मदद करने का कोई प्रयास नहीं किया, बस स्थिति को देखता रहा। खेल के कपड़ों का रखना भी असामान्य था। ग्रांट उन्हें कभी भी लॉर्ड बेड में नहीं छोड़ता था, बल्कि पिछली सीट को प्राथमिकता देता था। फोन, जिसका उपयोग ग्रांट ने अपने पिता के अनुसार किया था, नहीं मिला। हालांकि युवक कभी भी इससे अलग नहीं होता था। वह हर सुबह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था, लेकिन उस दिन कोई कॉल नहीं हुई। कार को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो अजीब है। इस मॉडल का पिछला बम्पर अपनी संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। वर्णित उतार चढ़ाव में नुकसान अपरिहार्य होता। एकमात्र बयान एक आदमी से आया जिसने घटना से ठीक पहले सड़क और पार्किंग में एरॉन को देखा था। यह एरॉन के बाद में आने के संस्करण का खंडन करता था।
अपने बेटे के अंतिम संस्कार में एरॉन ने एक विचित्र भाषण दिया, जिसमें उसने ग्रांट के साथ हुई घटना को ईश्वर की इच्छा कहा, जिसने सभी उपस्थित लोगों को स्तब्ध कर दिया। एरॉन का व्यवहार उसके आसपास के लोगों को भ्रमित करता था। उसने अपने बेटे के साथ हुई घटना पर कोई भावना नहीं दिखाई। एंजेलिया को संदेह था कि उसके पति ने घटना को किसी अन्य स्थान पर व्यवस्थित किया और फिर यहां एक दुर्घटना का नाटक किया होगा। यह भी सवाल उठे कि पिकअप अपने आप कैसे लुढ़क सकती थी। वाहन ठीक से पार्क किया गया था और इससे पहले कभी कोई समस्या नहीं हुई थी। एरॉन को निर्माता से मुआवजा प्राप्त करने के लिए वाहन की तकनीकी जांच कराने की पेशकश की गई, लेकिन उसने आश्चर्यजनक रूप से मना कर दिया। हालांकि वह आमतौर पर पैसे कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। आदमी ने इस कार का उपयोग कई महीनों तक बिना किसी चिंता के जारी रखा। जब एंजेलिया ने खुद कार की जांच करने का सुझाव दिया तो एरॉन ने जोरदार विरोध किया और वाहन को तुरंत स्क्रैप के लिए भेज दिया, इसकी उत्कृष्ट स्थिति और उच्च बाजार मूल्य के बावजूद। वसंत 2021 में एंजेलिया को यह वाहन खोजने और एक स्वतंत्र जांच करवाने में सफलता मिली। वाहन की जांच के बाद विशेषज्ञों ने पाया कि घटना तकनीकी रूप से वैसे नहीं हो सकती थी जैसा एरॉन ने वर्णन किया था। एंजेलिया ने बंद केस को फिर से खोलने की कोशिश शुरू कर दी। उसने बताया कि ग्रांट, जो अभी 18 साल का हुआ था, हमेशा अपनी बहन को आक्रामक पिता से बचाता था और यह जारी रखना चाहता था। युवक ने अपने पिता को वयस्क होने के बाद अदालत जाने के अपने इरादों के बारे में चेतावनी दी थी। ग्रांट और ग्रेसी ने पिता से आधिकारिक तौर पर संपर्क तोड़ने और एक स्वतंत्र जीवन शुरू करने की योजना बनाई। उन्हें उम्मीद थी कि अब वयस्क होने के कारण उनके बयानों को अधिक गंभीरता से लिया जाएगा। एंजेलिया को संदेह था कि इसके डर से एरॉन ने अपने बेटे को रोकने का फैसला किया। ग्रेसी अपने भाई से अलग होने से बहुत दुखी थी, जो उसका रक्षक था। 12 मई 2021 को 14 वर्षीय ग्रेसी ने यूट्यूब पर 18 मिनट का एक वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें उसने अपने पिता के साथ कठिन संबंधों की कहानी साझा की। उसने घरेलू समस्याओं और परिवार की सुरक्षा के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में बात की। ग्रेसी ने अपने भविष्य के बारे में चिंताएं व्यक्त की। अपने भाई के नुकसान के बाद वे असुरक्षित थे और पिता ने दबाव बढ़ा दिया। वह अपनी बेटी का पीछा करता है और उसके घर लौटने पर जोर देता है, लेकिन वह दृढ़ता से इनकार करती है। 16 वर्षीय युवती को अपने पिता के खिलाफ एक आधिकारिक सुरक्षा आदेश प्राप्त करना पड़ा, लेकिन उसने नियमों की अवहेलना की और उसके आसपास आता रहा। स्कूल में उसकी उपस्थिति से प्रशासन को कोई चिंता नहीं हुई। प्रिंसिपल, जो पिता का चर्च का दोस्त था, सुरक्षा आदेश के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। इस साक्षात्कार के बाद पिता ने फिर से दावा किया कि मां ग्रेसी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है और उसके खिलाफ भड़का रही है, जिसके कारण बाल कल्याण विभाग ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। पिता ने अपनी बेटी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसकी यादें गलत हैं और सभी समस्याग्रस्त विचार मां द्वारा रोपित किए गए थे। एरॉन ने एंजेलिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और ऐसे लोगों को शामिल किया जो ग्रेसी के वीडियो रिकॉर्डिंग में दी गई जानकारी पर संदेह करते थे। आदमी के कथन के अनुसार एंजेलिया ने उस पर दबाव डालकर उसे अपने पैतृक अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। जब महिला ने अदालत में सच्चाई के लिए लड़ने का फैसला किया तो एरॉन ने मुकदमा वापस ले लिया, लेकिन अब वकीलों की मदद से इसे फिर से दायर करने पर विचार कर रहा है। एंजेलिया और उसकी बेटी ग्रांट के लिए न्याय बहाल करने की कोशिश कर रही हैं और ग्रेसी अपनी मां के साथ रहना चाहती है और पिता से संपर्क तोड़ना चाहती है। उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसे व्यापक समर्थन मिला। ग्रांट के जाने के बाद पादरी, स्कूल प्रिंसिपल और अन्य वयस्कों ने, जिनसे ग्रांट और उसकी बहन ने मदद मांगी थी, इन तथ्यों से इनकार कर दिया। ग्रांट की एक सहपाठी ने पुष्टि की कि उसने ग्रांट और ग्रेसी के साथ स्कूल प्रशासन से पिता से सुरक्षा और मदद मांगी थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया। यह स्कूल के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। टेनेसी में एक कानून है जो बच्चों की भलाई के खतरे की आशंका होने पर बाल संरक्षण सेवा को सूचित करने की आवश्यकता है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया।
ग्रांट की घटना के बाद छात्रों को स्कूल में इस घटना पर चर्चा करने से मना कर दिया गया। बाद में पता चला कि पादरी ने चर्च छोड़ दिया, जहां एक गंभीर विभाजन पैदा हो गया था। वर्तमान में एरॉन सोलोमन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है और वह सभी आरोपों को खारिज करता है। उसके समर्थक सोशल नेटवर्क पर नियमित रूप से लिखते हैं और ग्रेसी और उसकी मां को झूठ बोलने और अक्रिश्चियन व्यवहार का आरोप लगाते हैं, ये दावा करते हुए कि सच्चे विश्वासी अदालत नहीं जाते। इस बीच एरॉन खुद नियमित रूप से एंजेलिया के खिलाफ मुकदमे दायर करता है। वर्तमान में एंजेलिया और ग्रेसी एक साथ रहती हैं, लेकिन एरॉन के कारण लगातार बेचैनी महसूस करती है। ग्रेसी FBI एजेंट बनने और लोगों की मदद करने के लिए जांच करने का सपना देखती है।